हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 6 लेके आए हैं। लेक्चर 5 में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किए थे और 6 में इसका एंड होगा। तो बच्चे, आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 वेक्टर का। यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चे? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब जो हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किए थे, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले। ध्यान रखेंगे बच्चे, वेक्टर एडिशन में हम लोग सेम ऐसा कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करते हैं। अब इस लॉ का मतलब क्या है? सिंपली मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बार बी को ए के जगह करेंगे और ए को बी की जगह, यानी कि इन दोनों का प्लेस पोजीशन को हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा या अलग आएगा? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जब हम लोग वेक्टर्स का पोजीशन चेंज करते हैं तो रिजल्ट आंसर बिल्कुल अलग आते हैं। यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऐसा कुछ बदलाव नहीं कर सकते। अगर हम लोग वेक्टर्स का पोजीशन चेंज करेंगे तो उसमें रिजल्ट यानी कि आंसर में बदलाव आएगा। इसलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करते हैं। अब सेकेंड लॉ आपका क्या है, ध्यान दीजिए। इट ऑल्सो नॉट फॉलो लॉ ऑफ एसोसिएटिव। आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करते। किस हिसाब से? आप यहां पर देखिए, ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस वेक्टर सी नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी। यानी कि यहां पर क्या दे रखे हैं, हमने वेक्टर्स का पोजीशन चेंज किया। जो आपका बी आपका सी था बाहर, तो मैंने सी को क्या अंदर, और ए था अंदर, मैंने ए को क्या बाहर। यहां पर मैंने इन वेक्टर्स का पोजीशन चेंज किया, सी को मैंने बाहर से अंदर ले लिया और ए को मैंने अंदर से बाहर कर दिया। अब जब मैंने इन वेक्टर्स का पोजीशन को चेंज किया तो आंसर में चेंज आ गया। इससे हमें क्या समझ आया कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये लॉ ऑफ एसोसिएशन को भी फॉलो नहीं करते हैं। ओके बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसी पैटर्न में आपको सवाल दे रखा है, आइए सवाल समझते हैं। सवाल में क्या दे रखा है बच्चे? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू ए एंड एंगल इज थीटा, देन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आपको सवाल में क्या दे रखा है? आपके पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों का वैल्यू भी सेम है और जो कि ए के बराबर है, और इनका बीच का एंगल आपको थीटा दे रखा है। अब इन केस में आपको पूछा गया है इनका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हम लोग इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर आपका ए और बी दोनों बराबर है और जिनका वैल्यू ए के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट अंडर रूट ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए गुना ए 2a cos थीटा। यहां से आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया है और 2a गुना ए, जब ए से गुना होगा बच्चे तो यहां पर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी है 2a स्क्वायर और यहां पर भी है 2a स्क्वायर, यानी कि ये दोनों टर्म सेम है। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो टर्म सेम होते हैं तो उनमें से हम एक को कॉमन लेंगे, यानी कि यहां पर भी 2a स्क्वायर है और यहां पर भी 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर को हम लोग बाहर लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस जो बचा cos थीटा आपका रह जाएगा। और बच्चे हम लोग ये जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का मैथ में जो वैल्यू है वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे वेक्टर एडिशन में कि 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो आप 1 माइनस cos थीटा को रिप्लेस करके 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2a स्क्वायर यहाँ से 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2। जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो रूट 4 का वैल्यू आ जाएगा 2, a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो a आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट sin थीटा बाई 2।
यानी कि आपका जो रिजल्टेंट आया है r बराबर 2a sin थीटा बाई 2। बच्चे आप एक बात गौर करेंगे, जब हम लोग यही सेम केस वेक्टर एडिशन में पढ़ रहे थे कि दो आपका वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनका वैल्यू a है, उनका रिजल्टेंट का वेक्टर एडिशन क्या होगा, तो वहां पर आपका आंसर आया था 2a cos थीटा बाई 2 और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में 2a sin थीटा बाई 2, यानी कि सिर्फ थीटा का अंतर है। वेक्टर एडिशन में cos थीटा है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपका sin थीटा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या दे रखा है, इफ वेक्टर a बराबर वेक्टर b एंड इट्स वैल्यू इज a एंड थीटा इज 60 डिग्री देन रिजल्टिंग। अब इस ये जो हमने फॉर्मूला अभी जस्ट बनाया है इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसी पर बेसिस सवाल दिया गया है कि आपके पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनका वैल्यू a है और इनका बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। जो आपका रिजल्टेंट पूछा था इनडायरेक्टली वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट पूछा है, यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट कितना होगा। तो हम लोग ये सब कुछ झमेला कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें केस पता है कि जब भी मैग्नीट्यूड सेम हो तो फॉर्मूला 2a sin थीटा बाई 2 लगाना है। अब वैल्यू आपका 2a sin थीटा कितना है बच्चे 60 डिग्री, 60 डिग्री बाई 2 जब आधा करेंगे 60 का आधा तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अब 2a sin 30 डिग्री का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसिल होएगा, आपका रिजल्टेंट ए निकल के आ गया। अब बच्चे हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 3। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। यहां पर आपको क्या दे रखा है कि अगर रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वेक्टर रिजल्टेंट एडिशन का जो वैल्यू है a वेक्टर प्लस b वेक्टर वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन के बराबर है, ये दोनों टर्म बराबर कहा गया है। ये क्या है आपका एडिशन का रिजल्टेंट है और ये आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। इन दोनों का मान सेम कब होगा, इस मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इनका बीच का एंगल थीटा कितना रहना चाहिए a और b का, यानी कि आप a और b के बीच का एंगल को क्या रखें ताकि उनका जो वेक्टर एडिशन टर्म है वेक्टर एडिशन का सम है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन वो दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए, यानी कि ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास थीटा क्या होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारा पास वेक्टर एडिशन है उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सवाल में दे रखा है इन दोनों को बराबर करना है। और जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये सवाल में दे रखा है, ये दोनों बराबर है। अब जब ये दोनों बराबर है यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ये दोनों वैल्यू बराबर कब आएगा, जब यहाँ पर आपका थीटा 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर थीटा को 90 रखें तो cos 90 इधर भी आ गया 0 और cos 90 इधर भी आ गया 0, और इसी सिचुएशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका इस साइड में आ गया और नेक्स्ट साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यानी कि दोनों साइड को बराबर होने के लिए ये पूरा टर्म को 0 होना पड़ेगा और ये पूरा टर्म आपका 0 तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। अब थीटा को 90 रखिए, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये दोनों साइड बराबर हो गए जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि इसका आंसर आपका है 90 डिग्री। थीटा को आप 90 रखिए, ये भी 0 ये भी 0, तभी इस केस में ये दोनों राइट और लेफ्ट दोनों बराबर हो पाएंगे। अब देखिए आगे एक नोट पॉइंट दे रखा है कि इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर इज 120 एंड 60 देन इस केस में रिजल्टेंट क्या क्या आएगा। आपका ये नोट पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है कि आपके पास दो यूनिट वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। आपके पास दो यूनिट वेक्टर है और पहला उनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अगर दो यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर एडिशन का उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। और दो यूनिट वेक्टर है और इनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का उसका भी वैल्यू 1 आएगा। यानी कि दो यूनिट वेक्टर हमारे पास है, अगर आपको रिजल्टेंट भी यूनिट चाहिए 1 चाहिए वेक्टर एडिशन में तो एंगल को 120 रखें, अगर आपको रिजल्टेंट 1 चाहिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन में तो एंगल को 60 डिग्री रखिए, उसी केस में रिजल्टेंट हमेशा 1 आएगा। अब चलिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। इन पैरेललोग्राम वन डायगोनल इज वेक्टर एडिशन एंड द नेक्स्ट डिफाइन वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास ये पैरेललोग्राम है, इसका आपका अगर एक डायगोनल वेक्टर एडिशन है तो जो दूसरा डायगोनल होगा वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन को दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है, दैट्स फॉर एग्जांपल ये आपका साइड ए है, ये साइड बी है। मान लीजिए इस डायगोनल को हम लोग अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन,
तो ऑटोमेटिकली जो सेकेंड है वो वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस केस में जो हमारे पास शेप आएगा वेक्टर का बन के वो कैसा आएगा। आपका क्या बोल रखे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए पॉइंट में कि आपका ए और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि इनका बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये हमें बोल रखा है। ए और बी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन साथ में ये बोल रखा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यानी कि आपका कोई एक छोटा है और कोई एक बड़ा है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन ध्यान रखिए एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है और एक का मैग्नीट्यूड छोटा है, यानी कि अनइक्वल है। तो उस केस में जो हमारा आंसर, जो हमारा शेप बन के तैयार होगा वो आपका रेक्टेंगल कहलाएगा। अब बच्चे ध्यान देंगे, केस 4 में, केस 3 में क्या है, इफ वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी बट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि इस केस में जो आपका वेक्टर ए है और बी है ये परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि इनका बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 के अलावा कुछ और है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। इनका बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, 90 डिग्री तो नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर बी, लेकिन हाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लीजिए ये अगर जितना होगा ये वैल्यू, ये भी उतना ही होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ सेम है, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। इस केस में जो ये शेप बन के तैयार होगा ये रोम्बस होगा। अब पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 है। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इस केस में क्या बोला गया है, आपके पास दो जो वेक्टर है ए और बी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, और साथ में आपको ये और दे रखा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि ए जितना बड़ा है बी भी उतना बड़ा है, यानी कि साइड सेम है। और हमें ये बात पता है कि अगर दोनों साइड सेम है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो शेप बनेगा वो स्क्वायर बनेगा, और अगर साइड सेम नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा है और एंगल 90 डिग्री है, तो शेप रेक्टेंगल बनेगा। आई होप बच्चे आप नोट कर लिए हैं, अगर नोट कर लिए हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, हम लोग ये जानने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर में क्या लिखा है बच्चे, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पॉइंट और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के हिसाब से कोई पार्टिकल किस जगह में लाई कर रहा है, उनकी कोई पार्टिकल किस जगह में है, उसका पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस से वो कितना दूरी में है, वाई से कितना दूरी में है, और जेड से कितना दूरी में है, ये हमें बताएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का ये काम है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर P है, अब ये x से कितना दूर में है, y से कितना और z से कितना दूरी, ये हमें बताने वाला कौन है, पोजीशन वेक्टर। लेकिन बच्चे हमेशा ये ध्यान रखें, ये जो हम लोग दूरी नापेंगे देखेंगे हमेशा ओरिजिन में, जिसमें x y z तीनों का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। हाँ बच्चे ध्यान दे, मैंने क्या कहा, ओरिजिन से हमें ये सब ऑब्जर्वेशन लेना है, और ओरिजिन में x y z तीनों का वैल्यू 0 होते हैं, इसीलिए हमें सारा ऑब्जर्वेशन ओरिजिन से लेना है। तो इससे अब हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि तीनों वेक्टर का सम, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में तीनों का वैल्यू कितना है उनका सम लेना पड़ेगा। अब आगे देखिए बच्चे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए कि हमारा वेक्टर पहले किसी पोजीशन में था, अब बाद में वो अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो उस केस में जो पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा वो कितना आएगा, हम लोग नोटिस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए ओरिजिन से मान लीजिए पहले कोई वेक्टर r1 डिस्टेंस, ये पहला वाला वेक्टर है r1 वेक्टर, r1 वेक्टर पॉइंट P में था। अब फाइनली ये जो वेक्टर है r फाइनल वेक्टर पॉइंट Q में पहुंच गया है, यानी कि इनिशियल में पॉइंट P में था और बाद में पॉइंट Q में आ गया है। आपका ये r1 वेक्टर था, r इनिशियल वेक्टर, और आपका ये फाइनल वेक्टर। अब इन दोनों में चेंज क्या आएगा वेक्टर को, वो हम लोग निकालने वाले हैं। चेंज इन रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर नोटिस कीजिए, इनिशियल वेक्टर P हम लोग नाम दे दिए, इसका जो पोजीशन है x1 x एक्सिस से x1 पोजीशन में है, y एक्सिस से y1 पोजीशन में है, और z एक्सिस से z1 पोजीशन में है। ये P पॉइंट इनिशियल वेक्टर का पोजीशन मैंने लिखा है। और फाइनली जो r फाइनल वेक्टर वो हमारा कहाँ पर है, Q पर। तो फाइनल वेक्टर का पोजीशन x2, जैसे मैंने इसका इनिशियल का 1 1 दिया था नाम, मैंने यहाँ पर फाइनल का x2 y2 और z2 नाम दिया है ओरिजिन से। अब इनिशियल वेक्टर हम लोग पोजीशन ऑफ इनिशियल वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप।
और हम लोग फाइनल वेक्टर का पोजीशन कैसे लिखेंगे, x टू आई कैप प्लस y टू जे कैप प्लस z टू के कैप। अब हमारे पास इनिशियल वेक्टर आ चुका है और फाइनल वेक्टर आ चुका है, अब इनका चेंज निकालना है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल वेक्टर का जो चेंज है और इनिशियल वेक्टर जो है, यानी कि जो हमारे पास फाइनल वेक्टर का पोजीशन है और इनिशियल वेक्टर का पोजीशन है, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब देखिए हमारे पास फाइनल वेक्टर कितना आया था, x टू आई कैप प्लस y टू जे कैप प्लस z टू के कैप, और इनिशियल वेक्टर आया था x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब इन दोनों के एक दूसरे से माइनस सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर जो हमें रिजल्टेंट चेंज आते हैं पोजीशन वेक्टर में, वो कितना आएगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट आई कैप प्लस y2 माइनस y कैप ब्रैकेट जे कैप प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट के कैप। ये हमारा फाइनल चेंज आएगा पोजीशन में। बच्चे इसको फिर से एक बार ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा है, मान लीजिए कोई वेक्टर r1 नाम का वेक्टर इनिशियली पॉइंट P में था और वो अपना पोजीशन दिशा बदल कर पॉइंट Q में आ गया है। तो इनिशियल वेक्टर था ये और ये फाइनल वेक्टर था। इनका पोजीशन मैंने 1 1 1 नाम दिया और फाइनल का मैंने 2 2 2 नाम दिया। मैंने इसका पोजीशन को लिखा और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फाइनल से मैंने इनिशियल को घटा दिया तो वो चेंज इन पोजीशन आ गया। अब बच्चे ये जो हमने चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकाले हैं, इसी के बेसिस पर हमें दो सवाल दे रखे हैं। आइए हम लोग एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। कई बार एग्जाम में ये सिंपली पूछे जाते हैं, इनका हमें इनिशियल पोजीशन दे रखता है और फाइनल पोजीशन दोनों गिवन होते हैं और हमें इनका चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालने बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि इनिशियली कुछ अलग था और बाद में डिस्प्लेस होकर पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब ये सवाल पर क्या दे रखा है बच्चे, ध्यान से सुनिए। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन 1, 2, 3 एंड फाइनली रीच 4, 5, 6 पोजीशन, देन फाइंड चेंज इन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है जो इनिशियल में 1, 2, 3 पोजीशन में था और बाद में वो फाइनली चेंज करके पोजीशन 4, 5, 6 में पहुंच जाते हैं। तो इस केस में जो हमारा पोजीशन वेक्टर उसमें चेंज कितना आएगा, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा। तो हमें ये पता है, हम सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है वो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब यहाँ पर आपका जो इनिशियल वेक्टर का पोजीशन है वो क्या दे रखा है, स्टार्टिंग 1, 2, 3। इनिशियल वेक्टर 1, 2, 3 और हमें यह बात पता होना चाहिए, जो पहले वाला टर्म है उसे हम x बोलते हैं। तो x1 ओरिजिन से, दूसरा वाला टर्म को हम लोग y इंडिकेट करते हैं। तो 2 आपका y1 हो गया और 3 आपका z1 हो गया। अब ध्यान रखेंगे मैंने तीनों में 1 1 इसीलिए कहा क्योंकि ये इनिशियल वेक्टर था, इसीलिए यानी कि इनिशियली शुरुआत में पोजीशन इसका x एक्सिस से 1 में था, y एक्सिस से 2 में था और z एक्सिस से 3 में था इनिशियली। और आपका फाइनली ये 4, 5, 6 यानी कि फाइनल पोजीशन में ये x2, अब x1 नहीं रहा, आपका x2 हो गया क्योंकि ये पोजीशन फाइनल था, ये इनिशियल था। तो x2 आपका 4 आ गया, y2 5 और z2 6। अब ध्यान से देखिए हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये 6 टर्म आ चुके हैं। अब हम लोग सिंपली इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब फॉर्मूला में क्या था बच्चे, आपका x2 माइनस x1। हमारे पास x2 कितना है 4, x1 कितना है 1, हमारे पास y2 कितना है 5 और x2 कितना है y1 कितना है 2, हमारे पास z2 कितना है 6 और z1 कितना है 3। यहाँ सिंपली पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आई कैप आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 3 जे कैप, प्लस 6 माइनस 3 3 के कैप आ जाएगा। अब यहाँ तीनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सेम है। यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तीनों जगह में 3 3 है। तो 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे कॉमन, बीच में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आपका आंसर आएगा। सिंपली पहले आप फॉर्मूला को लिखिए, इनिशियल पोजीशन लिखिए, 1 2 जो भी कॉमन भी दे रखा है उनको एक्स वाई के टर्म में बदलिए, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। A particle starts from its journey 2, 3 and finally reaches to -2, 3, 4, then find displacement vector। यहाँ आपका d से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आपका सेम सवाल है, पहले आप फॉर्मूला को लिख लीजिए, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का जो भी फॉर्मूला है, उसके बाद पहले आप इनिशियल वेक्टर का पोजीशन को लिखिए। आपका यहाँ इनिशियल वेक्टर का पोजीशन क्या है 2, 3। आप ध्यान दीजिए जो 2, 3 और आपको टोटली हम लोग यहाँ पर जनरली 3 लिखते हैं, 2, 3, कुछ, यानी कि पहला वाला आपका है x, दूसरा आपका है y और तीसरा गिवन नहीं है, यानी कि जो z है उसका वैल्यू हम लोग कितना मान लेंगे 0। तो थर्ड टर्म हमें दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि z को 0 मानना है। तो हमने इनिशियल वेक्टर क्या लिखा 2, 3, 0 और फाइनली -2, 3, 4। आपका ये फाइनल वेक्टर का पोजीशन हो गया।
अब वैसे ही सेम आपका ये वाला x1 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेक्टर का है पोजीशन, ये आपका y1 हो जाएगा और ये z1 हो जाएगा। सिमिलर ये x2, ये y2 और ये z2 हो जाएगा। अब हमारे पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये टर्म 6 टर्म आ चुके हैं। अब हम लोग इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो आपका चेंज इन पोजीशन का फॉर्मूला में क्या है बच्चे? पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस 2 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब -2 माइनस 4 और 3 माइनस 3 आपका j कैप 0 हो गया और 4 माइनस 0 कितना आ गया? 4। यहाँ से -4 i कैप प्लस 4 k कैप। यहाँ सर 4 कॉमन ले लीजिए तो बीच में माइनस i कैप बच जाएगा प्लस k कैप हो जाएगा। आई होप बच्चे आप ये नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद लेक्चर 7th लेके आएंगे। अब बच्चे अगर हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।